हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलीमैथ्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। साथ ही इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस को भी हम कवर अप करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर 1 से। सबसे पहले हम समझेंगे कि एंगल की डेफिनेशन क्या है, एंगल क्या होता है। एंगल इज बेसिकली ए मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, कितना रोटेशन हुआ। और ये एनी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 180 से ज़्यादा भी हो सकता है, 360 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब कैसे भी देखो, ये एक रेफरेंस लाइन है हमारी ओ ए। अब हमने ए पॉइंट को रोटेट किया कुछ एंगल से और ये पी पॉइंट बन गया। तो मान लो 30 से रोटेट किया तो एंगल हमारा 30 हो गया। बट अगर मैं इसको एक पूरा चक्कर दिला दूं ऐसे, तो फिर ये 360 हो गया। अब दूसरा चक्कर भी दिला दूं तो फिर तो ये 720 हो जाएगा ना टोटल एंगल। ठीक, यहां से यहां तक पहले 180, फिर 180, फिर 180, फिर 180, 720, यानी ये इनफिनिटी तक कहीं भी जा सकता है। यानी कि ये एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है। अब नेगेटिव कैसे होगा? अब ये एंगल हमने नापा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ये, मतलब घड़ी से उल्टी जो चलती है ऐसे करके। घड़ी तो ऐसे चलती है ना, घड़ी की नीडल्स तो ऐसे चलती है, ठीक। उससे उल्टा जो चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें, यानी हम इसको नीचे की तरफ लाएं, अगर ये हमारी रेफरेंस लाइन रहेगी ओ ए हमेशा, इसको एक्स एक्सिस भी मान सकते हैं, ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये एंगल यहां लिखने में तो 30 ही आएगा, बट अगर हम वैसे देखें डायरेक्शन के साथ में तो इसको -30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन भी दिखानी है तो हम इसको -30 लिखेंगे, ठीक। देन एंगल नापने के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। अब कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं? 3 तरह के सिस्टम्स हैं। देखो, सबसे पहले अपना सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम, या यूं कहें, चलो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या माना जाता है कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे कि इतना एंगल जो है ना, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम 90 मान लेते हैं। और फिर 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 60 मिनट्स कहते हैं। यानी कि 1 डिग्री जितना भी होगा, देखो उसको 90 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कुछ 1 डिग्री आएगा ऐसे करके। अब इस 1 डिग्री को भी 60 और पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ईच पार्ट विल बी 1 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट, और 1 मिनट जो होता है वो होता है 60 सेकेंड्स। इसको हम ऐसे डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो ये तो सेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया। देन अपने पास आता है सर्कुलर सिस्टम। भी जैसे किसी भी चीज को नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे वेट है, मास है, उसको हम पाउंड्स में भी नापते हैं, किलोग्राम में भी नापते हैं। हाइट है या लेंथ है, उसको मीटर में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, देन फीट में। तो अलग अलग तरह से उसकी हम यूनिट्स कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही एंगल को भी हम डिग्रीज में भी लिख सकते हैं, या एंगल को हम रेडियंस में भी लिख सकते हैं। तो 1 राइट एंगल को लिखा जाता है π/2 रेडियंस, π/2 रेडियंस ऐसे भी लिखते हैं। रेडियन को ऐसे सी से लिखते हैं, मतलब ये ऊपर में ले जाके सी लिख देते हैं। सो ये हो गया, मतलब जो ये एंगल अपना था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच में, इसको हमने π/2 रेडियंस बोल दिया, ठीक। फिर अपने पास एक सिस्टम होता है एक और, थर्ड सिस्टम हमारे पास है सेंटेसिमल सिस्टम। ये वैसे ज्यादा यूज नहीं होगा। तो इस सिस्टम में हम 1 राइट एंगल को क्या मान लेते हैं? 1 राइट एंगल को हम मान लेते हैं 100 ग्रेड्स, ठीक है। और इसमें फिर 1 ग्रेड जो है वो 100 मिनट्स के बराबर है, और 1 मिनट जो है वो 100 सेकेंड्स के बराबर है, ठीक है। यानी 1 राइट एंगल को हमने 100 ग्रेड्स मान लिया, 100 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो यहां से हमारे पास रिलेशन क्या आया? देखो,
वन राइट एंगल 90 डिग्री भी है और वन राइट एंगल π/2 रेडियन भी है, यानी कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री एंड वन राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन एंड वन राइट एंगल टू इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, यानी कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 200 ग्रेड्स। तो यहां से हमारे पास 1 डिग्री कितना आ गया, 1 डिग्री आ गया π/180 रेडियन, या फिर वहां से 1 रेडियन क्या आ गया हमारे पास, 1 रेडियन आ गया हमारे पास 180/π डिग्रीज। ये रिलेशन हो गया। अब देखते हैं 1 रेडियन कितना होता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, 1 रेडियन क्या होती है। एक तो 1 रेडियन की पहले हम वैल्यू देख लें कितनी यहां से आएगी। तो आप देख सकते हो 180/π रेडियन आया है ये, ठीक। अब 180/π को कैसे कैलकुलेट करें। अब वैसे तो देखो पाई की वैल्यू होती है अपनी 3.1415927 एंड सो ऑन, बट इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3.1428 अगर लिख लें, है ना, तो ये हम इसको 22/7 लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब इस वैल्यू के साथ तो कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते हैं, तो इस वैल्यू को हमने अप्रोक्सीमेटली इतना लिख दिया। पर ये वैल्यू किसकी है, 22/7 की है। ये तो आपको पता ही है कि 22/7 और पाई सेम नहीं होते हैं। 22/7 थोड़ा सा बड़ा होता है, पाई थोड़ा छोटा होता है। पाई की वैल्यू ये होती है, 22/7 की ये होती है, दोनों में फर्क होता है। पाई तो इरेशनल नंबर है, जबकि ये रैशनल नंबर है, डिफरेंट है, बट ठीक है अप्रोक्सीमेटली हमने कर लिया इसको। अब अप्रोक्सीमेटली करने से ये अपने पास कितना आ गया, अब 2 1 2, 2 1 2, 2 9 तो 630/11 कुछ आ गया, इसके आसपास आ गया ये 180/π 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्रीज। इतने डिग्री आ गया आंसर अपने पास। अब देखते हैं कितने डिग्री बनेगा। तो देखो 630 को 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 11 5 से 55, देन 80, 11 7 से 77, 3, तो ये एक तरह से 57 डिग्री आ गया और प्लस 3/11 डिग्री आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में। तो इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो इतने मिनट हो गए, क्योंकि 1 जो डिग्री है वो 60 मिनट्स के इक्वल टू होता है। अब ये हो गया अपने पास 180/11 मिनट्स। अब इसको थोड़ा और कैलकुलेट अगर कर ले, so 11 1 11 और 70 बचा, 11 6 66, तो बचा 4, यानी कि ये कितना हो गया अपने पास 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट। और 4/11 को वापस हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें तो 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट होता है अपने पास 60 सेकंड, तो यानी कि 60 × 4 240/11 सेकंड। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो भी आएगी, पर ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये तो वैसे एक्चुअल में 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड के आसपास होता है ये, क्योंकि ये पाई के हिसाब से बता रहा हूं। बाकी अगर तुम 22/7 के हिसाब से देखोगे तो ऐसा कुछ आंसर आएगा, बट हमने तो वो अप्रोक्सीमेट निकाला है, ठीक है ना, 22/7 के हिसाब से। हमें तो पाई के हिसाब से चाहिए था, तो ये इसके अप्रोक्सीमेटली कुछ होता है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है 57 डिग्री, बस, ज्यादा कुछ नहीं। अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री से हल्का सा ज्यादा, बस इतनी बात याद रखना। अब 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो भी ऐसा है कि एक रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू L/R। इसमें L और R जो है अगर सेम यूनिट्स में लिए जाएं तो जो थीटा का आंसर आएगा ना वो रेडियंस में आएगा। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है, तो अगर मैं L इक्वल टू R कर दूं तो यहां से थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। L और R इक्वल हो तो कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, तो 1 रेडियन हो गया। अब ये L और R क्या थे, L और R ऐसे था कि कोई सर्कल है, उसकी कोई आर्क है, ये उसका रेडियस है सर्कल का, ये सेंटर हो गया, ये उसकी लेंथ ऑफ आर्क हो गई। तो यहाँ जो एंगल थीटा बनता है ये रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू L/R। तो इसमें अगर L इक्वल टू R कर दें, यानी मैं अगर ये R कर दूं तो ये थीटा 1 हो जाएगा, यानी 1 रेडियन कौन हुआ, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle whose length of arc is equal to its radius, whose length of arc is equal to the radius। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस इक्वल कर दें तो थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये नोट्स आप साथ साथ बनाते जाना, ठीक है।
जो जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ ये सब कुछ आपने कॉपी में प्रॉपर एक कॉपी बनानी है क्लास नोट्स की, और उसमें सब बातें लिखनी है जो लिखी जा रही हैं, ताकि आपको कभी भी रिवाइज करना हो चैप्टर तो आप वहां से पढ़ सकें। ठीक, इसके बाद फिर जो है आपको एक प्रैक्टिस असाइनमेंट भी दी जाएगी, उसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हो गया 1 रेडियन। अब इसके बाद एक फार्मूला और करना है अपने को, एंगल ऑफ ए पॉलीगन। अब पहले तो टोटल एंगल कितना होता है, देखो पॉलीगन में ऐसे, जैसे अब मैंने ट्रायंगल ली तो इसका टोटल एंगल पाई होता है। अब मैंने 4 साइडें कर दी तो इसके 4 एंगल कितने होंगे मिलके। अब 4 एंगल्स को ध्यान से देखोगे, अगर देखो ये 2 ट्रायंगल बन गई तो ये एंगल कितना हो गया पाई, फिर ये एंगल में मिला के कितना हो गया पाई। तो ये जो एंगल मैंने बनाए हैं 3 और 3 6, ये 6 एंगल मिला के ही तो टोटल सारे एंगल बन रहे हैं इंटीरियर, तो ये 2 पाई हो गया। ऐसे ही तुम अगर पेंटागन बनाओगे यानी 5 साइडें बनाओगे तो उसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3। अब इसका सम पाई है, इसका सम भी पाई है, इसका सम भी पाई है, यानी टोटल मिला के 3 पाई हो गया। यानी साइडें अगर 5 थी तो एंगल 3 पाई नहीं 2 कम आ रहा है। ठीक, 4 साइडों में 2 पाई आ रहा है, 5 साइडों में 3 पाई आ रहा है, यानी n साइड में कितना आ गया n-2 पाई। यानी कि जो टोटल एंगल होता है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है, ये हो गया n-2 इंटू पाई। पॉलीगन की साइडें कितनी हैं, n साइड्स। और अगर ईच एंगल देखना हो फिर अपने को, अब ईच एंगल तो रेगुलर पॉलीगन का ही देख सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर हम n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल एंगल अगर इतना है तो ईच एंगल n से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास पेंटागन है, इसके सारे एंगल अगर बराबर हो जाए, है ना, तो 5 थीटा हो जाएगा टोटल एंगल, और टोटल एंगल होता है n-2 पाई, यानी कि n-2 पाई बाय n हमारा आंसर आ जाएगा। पर ये रेगुलर होना चाहिए पॉलीगन, तभी हम ईच एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे एंगल इक्वल अगर होंगे तभी निकाल पाएंगे। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये ऑब्वियसली 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बाहर बनेगा इधर एक्सटीरियर एंगल। ठीक, तो इंटीरियर ये दोनों का सम कितना होगा 180, तो पाई में से ये कर देंगे हम माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और नंबर ऑफ साइड्स जैसे कि आपको पता ही होगा कितनी कितनी किस्में होती हैं। पेंटागन में 5 साइडें होती हैं। ठीक है, 6 साइडों वाले पॉलीगन को हेक्सागन बोलते हैं, 7 साइड्स वाले को हेप्टागन बोलते हैं, 8 साइड्स वाले को ऑक्टागन बोलते हैं, 9 साइड्स वाले को नोनागन बोलते हैं, और 10 साइड्स वाले को डेकागन बोलते हैं, 11 वाले को अनडेकागन बोलते हैं, और 12 वाले को डोडेकागन बोलते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। अब इसके बाद हम करने वाले हैं क्या, इसके बाद हम टी रेशो करने वाले हैं। टी रेशियो क्या होते हैं भाई, टी रेशियोज होते हैं, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब होते हैं टी। पहले साइन कॉस से शुरुआत करते हैं। अब आपने पढ़ाई होगा 10th क्लास में कि साइन थीटा क्या होता है। अब पहले मैं लिखता हूं टी रेशियो फॉर थीटा एक्यूट एंगल, है ना, फॉर थीटा एक्यूट, एक्यूट का मतलब 0 से 90 के बीच में। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा कि साइन थीटा होता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जाए और उसमें या 90 एंगल हो, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बस ये दोनों डिफाइंड होते हैं। बाकी इसकी डेफिनेशन, टैन की डेफिनेशन यहां से वैसे नहीं लेते हैं, उसको हम साइन बाय कॉस डिफाइन किया करते हैं। वो अलग बात है कि ये जो साइन कॉस की वैल्यू अपने पास आई है, इससे हमें पी बाय बी मिल गया। ऐसे ही तुम्हें पता है कोसिकेंट थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा के हिसाब से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर सीकेंट थीटा होता है अपने पास 1 बाय कॉस थीटा, देन कॉट थीटा होता है अपने पास कॉस बाय साइन। ये है सब डेफिनेशंस। अब ये तो एक्यूट एंगल के लिए हो गया। अब थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या है, तो ये डेफिनेशन तो देखो सबके लिए है, एनी रियल नंबर, पर ये डेफिनेशन सिर्फ एक्यूट के लिए है। ठीक है, तो रियल नंबर के लिए क्या डेफिनेशन हम करेंगे। अब इसमें तो देखो ये जो हमने ट्रायंगल बनाई है, तो इसमें तो ये थीटा हमारा 90 से बड़ा नहीं हो सकता ना, नहीं तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगी।
तो अगर हमें साइन 120 डिग्री निकालना हो, 150 निकालना हो, अब एंगल तो कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ से हमने एंगल घुमाया और यहाँ तो घुमा दिया अगर, तो एंगल अपना अगर 150 हो गया तो इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही नहीं पाएंगे। तो फिर ये पुरानी डेफिनेशन अपनी चलेगी नहीं। तो अब पुरानी डेफिनेशन चलेगी नहीं तो फिर अब नई डेफिनेशन क्या हम बनाएं? क्या है नई डेफिनेशन? T/4 थीटा बिलोंगिंग टू रियल नंबर क्या है? ये डेफिनेशन अपनी ये है कि देखो ये हमने एक सर्कल लिया, ठीक। अब इसका रेडियस r है, ये हमने x एक्सिस ले लिया या y एक्सिस ले लिया, ये कोई पॉइंट P हमने लिया। अब ये x एक्सिस में हमने कोई पॉइंट मान लो ये a मान लिया। अब OA से कितना घूम के P आता है उसको हमने थीटा मान लिया, और ये पॉइंट हो गया x, y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो साइन थीटा को बोला गया है, रेडियस कितना है r, साइन थीटा को बोला गया है y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पहली बात तो P कौन है? P पॉइंट क्या है? थीटा कोरस्पॉन्ड्स टू पॉइंट P, थीटा P पॉइंट को कोरस्पॉन्ड करता है। यानी कि OA को रोटेट करके OP आया तो हमने रोटेट कितना किया? थीटा एंगल से, तो P पॉइंट का एंगल थीटा कहलाएगा। अब P पॉइंट का अगर एंगल थीटा कहलाएगा तो साइन थीटा हमारा क्या होगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि रेडियस हो गया एक तरह से सर्कल का, यानी कि y बाय r हो गया ये। और इसी तरह से फिर cos थीटा को हमने डिफाइन किया x कोऑर्डिनेट बाय रेडियस। अब इसमें और पुरानी डेफिनेशन में भी फर्क क्या है? वैसे तो देखो अगर मैं डायग्राम में अगर देखूं तो देखो ये अगर x, y पॉइंट है तो ये डिस्टेंस x ही तो होगा, और ये पॉइंट P का ये डिस्टेंस y ही तो होगा। तो एक तरह से y बाय r जो मैंने लिखा है ये एक तरह से परपेंडिकुलर ही तो हो गया हमारा y, तो परपेंडिकुलर बाय और हाइपोटेन्यूज ही तो हो गया, और cos थीटा हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज ही तो हो गया। तो डेफिनेशन तो पुरानी वाली है, कोई ऐसे खास फर्क तो नहीं है। हाँ थोड़ा सा फर्क जरूर है। फर्क थोड़ा सा ये है कि मान लो कि ये मैंने एक डायग्राम बनाया, अब देखो एक हमने डायग्राम बनाया ऐसे है 30 डिग्री का। अब साइन 30 डिग्री हाफ होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1/2। इसको भी तुमने 10th क्लास में पढ़ाई हुआ कि साइन 30 हाफ होता है, पढ़ लेंगे अभी बाद में हम क्यों होता है। तो ये बेस कितना हो गया पाइथागोरस थ्योरम से √3। तो P पॉइंट अपना क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट √3, y कोऑर्डिनेट 1। अब देखो इसमें मैं अगर x y कोऑर्डिनेट ना भी लिखूं, साइन थीटा की वैल्यू अपनी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, और थीटा मैंने कितना लिया? 30 डिग्री। अब बात ये आती है कि अगर मैं P पॉइंट को जो है यहां पर ले लूं, बिल्कुल इसके सामने है ना, ये P था, मैंने Q ले लिया पॉइंट। अब तो ऑब्वियस सी बात है हाइट तो सेम ही है, तो हाइट तो जैसे इसकी हाइट अपनी 1 थी और ये डिस्टेंस अपना √3 था, तो ये डिस्टेंस अभी भी √3 ही है, बिल्कुल मैंने उसी तरह से पॉइंट लिया है, हाइट अभी भी 1 ही है। पर P पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? -√3,1। अब ये तुम्हें पता ही है कि जब हम ये नेगेटिव x एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव x एक्सिस है, तो ये तुम्हें पता है कि जब इस तरफ को चलते हैं हम लेफ्ट साइड को, तो उसमें हम जो हमारा डिस्टेंस √3 है उसकी जगह हम डिस्टेंस की जगह क्या लिखा करते हैं? -√3, और ये डिस्टेंस तो अपना अभी भी 2 ही है, ठीक है। तो इसमें Q पॉइंट का एंगल कितना हो जाएगा? अब Q पॉइंट का एंगल जो है ना, अभी मैंने एंगल की क्या डेफिनेशन बताई है, मैंने बोला कि जब हम x एक्सिस से रोटेशन करके वहां तक जाते हैं P तक, तो जितना एंगल रोटेट होता है वो एंगल कहलाएगा इसका। तो तुम्हें पता है कि जब तुम x एक्सिस से रोटेट करके Q तक गए तो तुम्हारा एंगल ये पूरा हो गया। अब इतना एंगल की राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगी नहीं। अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी तो यहां पर फिर मैं साइन 30 तो निकाल नहीं पाऊंगा,
है ना, यहाँ ट्रायंगल भी नहीं बनेगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज भी नहीं लगेगा। तो ये एंगल एक्चुअल में कितना है, देखें कितना एंगल है भी। ये डायग्राम सिमेट्रिकल था, जैसे ये 30 था तो ये एंगल भी 30 था अपना यहां पर। तो क्योंकि ये फिगर सिमेट्रिकल है तो ये एंगल भी अपना 30 हो गया। तो ये 30 होगा तो ये बाकी कितना बचा फिर, अब ये एंगल अगर अपना 30 है तो अपने पास ये एंगल आ गया 150 डिग्री। यानी कि एक तरह से अगर मुझे अब क्यू पॉइंट के हिसाब से साइन थीटा बताना है तो मुझे साइन 150 बताना पड़ेगा। अब उसको मैं अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लूंगा तो मेरा आंसर परपेंडिकुलर तो हमारा 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, 1/2 आएगा। पर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो ये 150 वाली तो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं बन रही है ना, तो किस बात का परपेंडिकुलर किस बात का हाइपोटेन्यूज। तो इसमें मैं डेफिनेशन अब चेंज करनी पड़ेगी। अब हमें डेफिनेशन ये वाली लगानी पड़ेगी कि साइन थीटा होता है वाई कोऑर्डिनेट बाय रेडियस, है ना, वाई कोऑर्डिनेट बाय रेडियस। तो वाई कोऑर्डिनेट बाय रेडियस जो है, वाई कोऑर्डिनेट अब कितना है क्यू पॉइंट का, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पॉइंट। क्यों लिया क्यू पॉइंट, क्योंकि एंगल भी तो क्यू पॉइंट का था ना ये, तो वाई कोऑर्डिनेट भी क्यू पॉइंट का लेंगे। तो क्यू पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस वाई कोऑर्डिनेट है इसका 1। तो ये तो खैर सेम आ गया अपना। पर अगर मैं cos 150 की बात करूं ना अगर, तो इसमें आंसर आएगा अपना एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पॉइंट डिवाइड बाय रेडियस। अब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है cos थीटा का, पी क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -√3। जबकि यहां अगर तुम देखोगे, यहां अगर तुम cos 30 निकालना चाहोगे तो ये जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है पी पॉइंट का 1, एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी √3, और रेडियस कितना है 2। तो ये फर्क है दोनों में, बस प्लस माइनस का फर्क है देखो, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये आंसर प्लस में आए थे, ये एक आंसर प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया, इतना सा डिफरेंस है। समझ गए बात को, कि हमें अब ये नई डेफिनेशन लगानी है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, साइन को लिखेंगे y/r, कॉस को लिखेंगे x/r, और x अगर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में, x पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में। क्लियर हो गई बात। चलो अब इसके बाद आती है अपने पास आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती। जैसा कि तुमने यहां पर देखा कि कोई पी पॉइंट है, उसका एंगल थीटा है, ये पॉइंट x, y है, ये r है। तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम क्या देख सकते हो, यहां से पाइथागोरस थ्योरम से पता लगता है हमें कि ये हमारा डिस्टेंस मॉड x है, ये डिस्टेंस हमारा मॉड y है। तो पाइथागोरस थ्योरम से r² इक्वल टू मॉड x स्क्वायर प्लस मॉड y स्क्वायर। मॉड x क्यों लगाया पता है ना, उसको हमने प्लस माइनस बनाने, प्लस बनाने के लिए ना। तो r² बराबर x² प्लस y² हो गया। अब इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं r² से, तो x/r को क्या लिखा था हमने, अभी डेफिनेशन नहीं दी थी ना, तो x/r को हमने क्या लिखा था cos, और y/r को हमने क्या लिखा था sin। तो ये फॉर्मूला हो गया cos² प्लस sin² 1। अब इसी को ऐसा करो कि डिवाइड कर दो cos² थीटा से, तो 1/cos², 1/cos क्या होता है हमने डिफाइन कर चुके हैं, 1/cos सीकेंट होता है, cos से डिवाइड किया, sin को cos से डिवाइड किया तो क्या आया tan। ये एक नया फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब ऐसा करो इसको sin² से डिवाइड कर दो, तो sin² से डिवाइड करोगे तो देखो 1/sin² क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर, और cos²/sin² क्या होता है cot स्क्वायर, और sin²/sin² क्या हो गया 1। एक ये फॉर्मूला हो गया। तो 3 फॉर्मूले अपने को याद करने हैं। cos² प्लस, ये कहलाती है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी क्यों कहलाती है, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटा, है ना, हर थीटा के लिए ट्रू है ये, इसलिए आइडेंटिटी कहलाती है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटा, इसलिए ये कहलाती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसको कहते हैं, जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। और ये ट्रू वैसे तो सभी थीटा के लिए है, बट इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, इसमें cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए, देखो ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो cos से फिर डिवाइड कैसे करोगे तुम भी, अगर किसी चीज को cos से डिवाइड कर रहे हो तब ये फॉर्मूला बन रहा है तुम्हारे पास, तो 0 से थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं किसी चीज को, तो cos 0 नहीं होना चाहिए। अब जिस भी एंगल पे होता है, जैसे 90 डिग्री पे होता है तो 90 नहीं डाल सकते इसमें, tan 90 वैसे भी डिफाइंड होता भी नहीं है, तो ये इक्वेशन जो है ना 90 डिग्री के लिए नहीं है। ऐसे ही साइन से डिवाइड तभी कर पाओगे ना जब साइन नॉन जीरो हो। अब साइन 0 हो गया तो ये ट्रू सबके लिए तो है, बट इसमें एक्सेप्ट फॉर
कॉस साइन थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे जीरो एंगल से जीरो हो जाता है तो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब ये डिफाइंड होगा। क्लियर हो गई बात। चलो अब इसके बाद हम कुछ एंगल्स देख लेते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री वगैरह, ठीक है। तो हमने इसमें फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे एंगल्स। 0 डिग्री 30 डिग्री इनकी वैल्यू क्या हुआ करती है, ये टेबल बनाएंगे अब हम। तो देखो ये एक टेबल आपने 10th क्लास में शायद पढ़ा भी हो। ये अपना थीटा है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है और 90 है। अब हमें साइन कॉस टेन की वैल्यू बतानी है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की होती है हाफ, साइन 45 की 1/√2, इसकी √3/2 और इसकी 1। और कॉस में उल्टा चलना है, ये जैसे लास्ट में 1 लिखा था ना तो 1 सबसे पहले लिख दो, उसके बाद क्या लिखा था, ये 1 के बाद √3/2, तो इधर पीछे से रिवर्स ऑर्डर में √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, रिवर्स ऑर्डर में लिखने हैं। और tan तो तुम्हें बताइए साइन बाय कॉस होता है, तो 0/1 को डिवाइड करो 0 आया, और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1, इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा √3, और इसको डिवाइड करके क्या मिलेगा भाई 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। सो ये हो गया नॉट डिफाइंड, tan 90 डिफाइंड नहीं होता है, ठीक। चलो तो ये बात हो गई। अब इसके बाद अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले को याद रखना, भी प्रूव करने वाला हूं मैं। पहले तो कैसे प्रूव करूंगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। अब देखो a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हो गया। पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1। हो गया प्रूफ। अब इसको याद रखना, ये ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और एक और फार्मूला देखो मैं बता देता हूं तुम्हें, साइन 6 प्लस कॉस 6, ये तुम अपने आप प्रूव करना। इसमें a³ प्लस b³ का फार्मूला लगेगा, और इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये याद रखने हैं दोनों फार्मूले, इंपॉर्टेंट है दोनों फार्मूले, दोनों फार्मूले याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी में था क्वेश्चन। इसमें बहुत बढ़िया ट्रिक यूज होने वाली है। देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा है यहाँ पर कि सीकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो क्या मैं यहां से ये भी तो कह सकता हूं कि ना कि सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, कह सकते हैं कि नहीं। सीकेंड स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हो गया 1। अब इसको देखो, एक इसका बड़ा ही खूबसूरती से इसका हम यूज करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, अब तक तुमने 10th क्लास में तुमने इस फॉर्मूले को बहुत यूज किया होगा, पर मैं एक अलग एंगल से, मैं एक अलग नजरिए से इस फॉर्मूले को देखता हूं। a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। यानी कि यहां से मुझे क्या मिला, सीकेंड माइनस tan इक्वल टू 1/सीकेंड प्लस tan। यानी कि सीकेंड माइनस tan और सीकेंड प्लस tan जो है ना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। इसको ध्यान रख लेना, इसकी तो गांठ बांध लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इस नजरिए से इस्तेमाल करेंगे इसका कि जो है मतलब क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा एकदम। सीकेंड माइनस tan और सीकेंड प्लस tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ध्यान रखोगे ना। तो इसी फॉर्मूले को मैं देखो यूज करूंगा, और ये क्वेश्चन को मैं इतना इजिली कर देंगे, इस क्वेश्चन को हम बहुत इजिली हो जाएगा। कैसे, देखो ये 1 लिखा है कि नहीं ऊपर, ये यहाँ पे 1 लिखा है ना, इस 1 की जगह मैं लिख देता हूं सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। और सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा इसको मैं, सीकेंड a प्लस tan a इंटू सीकेंड a माइनस tan a। सीकेंड a प्लस tan a इंटू सीकेंड a माइनस tan a। अब देखो इसमें
सीकेंट ए प्लस tan ए कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या? 1 माइनस 1 बचा ना, और इधर से क्या बचा? 1 माइनस सीकेंट प्लस tan। नीचे क्या बचा? tan माइनस सीकेंट प्लस 1। तो ये तो देखो कट गया पूरे का पूरा इससे। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? सीकेंट प्लस tan। और सीकेंट को हम क्या लिखते हैं? 1 बाय कॉस। tan को क्या लिखते हैं? साइन बाय कॉस। तो देखो आ गई हमारी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वही करेंगे जो अभी मैंने बताया। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा? सीकेंट ए माइनस tan ए किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकेंट ए प्लस tan ए का। ये क्वेश्चन भी आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी का है, बट इसको हम बड़े शानदार तरीके से करेंगे। और 1 बाय कॉस ए को क्या लिखेंगे हम? सीकेंट ए। अब राइट हैंड साइड पकड़ लेते हैं। 1 बाय कॉस ए को क्या लिख दिया हमने? सीकेंट ए, इसको। ठीक है, और इसको क्या लिखूंगा मैं? सीकेंट प्लस tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट माइनस tan। ठीक है कि नहीं? सीकेंट प्लस tan का रेसिप्रोकल सीकेंट माइनस tan, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें। अब इसमें देखो सीकेंट सीकेंट कट गया, सीकेंट सीकेंट कट गया, क्या आ गया? tan आ गया। यहां भी क्या आ गया? tan आ गया। हो गया प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना? जबकि इसको तुम 1 बाय कॉस लिखोगे, साइन बाय कॉस लिखोगे, एलसीएम लोगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसको हमने लेंथी होने से बचा लिया। कैसे बचा लिया? इस फार्मूले से बचाया। इस फार्मूले से क्वेश्चन बहुत ही हमारा छोटा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? सीकेंड की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस लिख सकते हैं सीकेंड को। और 1 माइनस साइन की पावर 4। अब देखो 1 माइनस साइन की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, -2 tan स्क्वायर भी था, सॉरी, इसके साथ में -2 tan स्क्वायर भी है। अब देखो 1 माइनस साइन की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर। और कॉस की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। माइनस tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया इससे। और देखो ये x लिख दिया मैंने, सॉरी गलती से, a आएगा। अब देखो कॉस स्क्वायर एलसीएम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना एलसीएम कॉस स्क्वायर। तो क्या बचा अपने पास? 1 प्लस साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर, यानी कि क्या बचा अपने पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर। पर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। पता है कि नहीं पता है? पता है ये बात? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखते हैं ना, तो इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन दी है और ये वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। ये वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे इसको फाइंड आउट करें। अब देखो इतना तो नजर आ रहा है तुम्हें कि क्वेश्चन दिया है साइन में, आंसर निकालना है कॉस में, तो हमें कॉस तो बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कॉस बनाने की कोशिश करें फिर। चलो कॉस बनाने की कोशिश करते हैं। ये लिखा हमने, यहां से देखो मैंने क्या किया, इसको साइन स्क्वायर को उधर ले गए, क्या बना दिया मैंने? कॉस बना दिया। देखो कॉस बना दिया। अब मुझे देखो वैल्यू निकालनी थी इसकी। अब इस वैल्यू में ये यहां पर ना a आएगा, ठीक है? ठीक है, या तो यहां पर a कर लें या तो यहां पर x कर दें फिर पूरे में। ठीक, तो फिर अब देखो अपने पास ये चीज है, ये वैल्यू निकालनी है हमें, फाइंड आउट करनी है। तो इसमें मैं यूज कर लूं इस चीज का, जो भी मैंने यूज लिखा था। या फिर एक चीज और अगर तुम देख पा रहे हो, अगर तुम ये चीज देख पाओ तो फिर तो एकदम शानदार बन जाएगी बात। क्या देख पाओ बताता हूं। देखो ये इसमें से अपने पास 3 cos स्क्वायर प्लस
एक और मिस्टेक है यहाँ पे, 3 cos 8 आएगा। चलो तो इसमें देखो 3 cos 8 अपने पास आ रहा है कॉमन, और बच रहा है cos स्क्वायर प्लस 1, और इधर जो है cos 6 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो इसको भी छोड़ो, तुम एक काम करो, cos 12 और cos 6 को इकट्ठा करो जरा। कर लिया इकट्ठा, इसको रहने दो अलग। अब ध्यान से देखना, cos 4 का क्यूब लिख सकते हैं इसको हम, cos स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं इसको, तो ये तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब के बाद अगर मैं लिख दूं 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये a प्लस होल क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है। समझ रहे हो? अगर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब के साथ में लिख दूं 3ab इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। पर क्या ये बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, और ये देखोगे तो 3 cos की पावर 10 आ रहा है जो इसके बराबर है, और ये वाली वैल्यू, ये वाली देखोगे तो 3 cos की पावर 8 आ रहा है जो यहाँ पर है। तो -1 अगर मैं साथ में इसके लगा दूं तो ये एकदम बिल्कुल मैच हो रहा है उससे। ठीक है, तो एक तरह से मैंने इस चीज को इस प्रकार से लिख दिया है। तो इससे क्या फायदा हुआ हमें? इससे फायदा ये हुआ, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। पर अब मैं cos को क्या लिखूंगा? देखो, क्योंकि cos स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने? cos स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी हमने अभी साइन, तो फिर मैं cos 4 को क्या लिख दूंगा? साइन स्क्वायर, और cos स्क्वायर को क्या मैं क्या लिख दूंगा? साइन x। बट ये वैल्यू तो मुझे 1 दी हुई है भी, साइन स्क्वायर प्लस साइन की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है? 1, तो ये वैल्यू तो मैं 1 लिख दूंगा। तो यहां से देख सकते हो तुम कि अपना आंसर क्या आ गया? 0। ठीक, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सीकेंट ए प्लस tan ए, सीकेंट बी प्लस tan बी, सीकेंट सी प्लस tan सी इसके इक्वल टू दिया है, तो प्रूव करो कि ईच साइड प्लस माइनस 1 है। ठीक है, तो देखो भाई, ईच साइड का क्या मतलब हुआ? लेफ्ट साइड और राइट साइड हुआ, और क्या हुआ? तो लेफ्ट साइड हमारी क्या है? सीकेंट ए प्लस tan ए है, इंटू सीकेंट बी प्लस tan बी है, इंटू सीकेंट सी प्लस tan सी है, और इधर क्या है अपने पास? सीकेंट ए माइनस tan ए है, सीकेंट बी माइनस tan बी है, सीकेंट सी माइनस tan सी है। क्लियर? आप देखो, क्या मैं सीकेंट ए माइनस tan ए को 1 बाय सीकेंट ए प्लस tan ए लिख सकता हूं? अभी बताया था ना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ऐसे में इसको क्या लिख सकता हूं? 1 बाय सीकेंट बी प्लस tan बी। ऐसे में इसको क्या लिख सकता हूं? 1 बाय सीकेंट सी प्लस tan सी। तो लिख देते हैं, और यहां पर तो ऑलरेडी अपने पास है ही है, सीकेंट ए प्लस tan ए, सीकेंट बी प्लस tan बी, एंड सीकेंट सी प्लस tan सी। बात समझ में आई? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक फैक्टर यहां है, एक फैक्टर यहां है, दोनों मिलके क्या हो गए? होल स्क्वायर हो गया। यानी क्या बन गया? सीकेंट ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर। और क्या बन गया? सीकेंट बी प्लस tan बी का होल स्क्वायर। और क्या बन गया? सीकेंट सी प्लस tan सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब स्क्वायर हटा देते हैं दोनों साइडों से, तो तुम्हें पता है कि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं दोनों साइडों से तो क्या लगता है? प्लस माइनस। पता ही होगा ये तो, दोनों साइडों से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस बना गया, और यही तो हमें प्रूफ करना था, क्योंकि ये क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं है? ये लेफ्ट हैंड साइड ही तो है अपनी ये। तो हमें यही प्रूफ करना था कि ईच साइड इक्वल टू प्लस माइनस 1। ऑब्वियसली जब लेफ्ट हैंड साइड प्लस माइनस 1 हो गई है तो राइट हैंड साइड भी तो प्लस माइनस 1 हो ही जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड तो राइट साइड के बराबर ही है। तो बराबर है तो दोनों सेम हो ही जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे इसको कैसे हम क्रैक करेंगे जेई एडवांस के क्वेश्चन को।
अब इसमें देखो अपने को साइन और कॉस चाहिए ना, तो एक काम करता हूं मैं पूरी मतलब मैं साइन अलग निकाल लेता हूँ, कॉस अलग निकाल लेता हूँ। कैसे भला? मुझे ये जो इक्वेशन दी है ना, मैं इसको चेंज करके पूरी इक्वेशन को साइन में बदल देता हूँ। तो मैं cos 4 को लिखूंगा, क्या लिखूंगा? cos 4 को मैं cos स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अब देखो, अब मैं ऐसा करता हूं, साइन स्क्वायर एक्स को t मान लेता हूं, तो मेरे लिए थोड़ा लिखना हो जाएगा आसान, क्योंकि ये देखो ये टी स्क्वायर बाय 2 मतलब आसान हो जाएगा ना। ऐसे पूरा का पूरा साइन स्क्वायर कब तक लिखते रहेंगे? अब देखो क्या मिला यहां से अपने पास, 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस टी 4 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू एलसीएम लोगे तो कितना आएगा अपने पास? 6/5। अब 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर हो गया 5t स्क्वायर, और माइनस हो गया 4t प्लस 2 माइनस 6/5 कितना हो गया? 2 माइनस 6/5 अपने पास हो गया 4/5 इक्वल टू 0। अब इसमें हमने एलसीएम लिया इसका, ये आ गया। अब ये बन रहा है देखो 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से t की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 2/5, यानी कि अपने पास साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2/5। तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 2/5, यानी कि कितना आ गया अपने पास? 3/5। तो अब ये वैल्यू तुम डाल सकते हो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? साइन की पावर 8, साइन की पावर 8 यानी 2/5 की पावर 4, और कॉस की पावर 8 यानी 3/5 की पावर 4। बस अब इसको तुम कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेट करके तुम्हें ये आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा डिस्कस। इफ एक्स, EXP क्या होता है भाई? EXP, एक्स का मतलब होता है e की पावर x, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को EXP बोलते हैं। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बोलते हैं EXP, ठीक है। तो ये e की पावर साइन स्क्वायर एक्स साइन 4x से लेकर और इन्फिनिटी तक इंटू log 2, ये किसके इक्वल टू है? ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इस इक्वेशन के रूट्स हैं 1 और 8, यानी ये वैल्यू 1 या फिर 8 है, ठीक है। तो यहां अपने को लिखना था इन्फिनिटी। तो अब ये जो है ना जीपी बन रही है, जीपी का सम क्या हो गया? a/1 माइनस आर, इनफाइनाइट टर्म्स का सम a/1 माइनस आर इंटू log 2, यानी e की पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो साइन बाय कॉस क्या हो गया? tan। तो यहां से अपने पास क्या आ जाए? e की पावर log 2 की पावर tan स्क्वायर। log का फॉर्मूला तो पता ही होगा कि ये जो बाहर चीज होती है ना, इसको 2 की पावर में ले जा सकते हैं, है ना। क्या फॉर्मूला है? m log n इक्वल टू log n की पावर m, लगा सकते हैं ना ये फॉर्मूला, इक्वल टू 1 और 8। अब एक फॉर्मूला और पता होगा तुम्हें, e की पावर log x बराबर क्या होता है? x। तो ये e और log कट जाएंगे यहां से, तो यहां से अपने पास 2 की पावर tan स्क्वायर x बराबर क्या आ गया? 1 और 8। 1 को 2 की पावर 0 और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहां से tan x की वैल्यू अपने पास, tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 0 या फिर 3, यानी tan x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 0 प्लस माइनस √3। पर क्योंकि हमारा एंगल तो देखो 0 से π/2 के बीच में है, और 0 से π/2 में तो tan की वैल्यू फिर 0 नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो tan x की वैल्यू कितनी आ गई? √3। अब हमें देखो फाइंड आउट क्या करना था? cos बाय cos प्लस साइन। अब ये कैसे फाइंड करें? एक काम करो, cos से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। ऊपर cos से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर क्या आएगा? tan। क्या किया मैंने? cos x से ऊपर नीचे कर दिया डिवाइड, और tan की वैल्यू अपने पास क्या है? √3। अब इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करके अपने पास ये क्या आएगा? √3 माइनस 1/2 आ जाए। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थीटा हमारा 0 से लेकर और 60 डिग्री के बीच में है। π/3 कितना होता है? 180 डिग्री बाय 3 यानी कि 60 डिग्री। और इक्वेशन अपने पास क्या है? ये दोनों गुणा होकर क्या बन गए? 1 माइनस tan स्क्वायर,
और देखो सीकेंड स्क्वायर क्या होता है अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो भी 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 1 माइनस टेन की पावर 4 प्लस 2 की पावर टेन स्क्वायर बराबर 0। अब बोल रहा है कि ये इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इसमें हमने पहली बात तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने टी मान ली, और टी की वैल्यू भी अपनी कहाँ से कहाँ है, अपने टी की वैल्यू तुम्हें पता है कि जब थीटा अपना कहाँ से कहाँ होगा 0 से लेकर 60 डिग्री तक होगा, तो टेन थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 का स्क्वायर √3 हो गई टेन 60 की वैल्यू, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहां से कहां हो गई 0 से 3, यानी कि टी की वैल्यू अपनी कहां से कहां हो गई 0 से 3। अच्छा अब देखो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी, अब मैंने इसमें टेन स्क्वायर थीटा को टी माना था, तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब ये इक्वेशन मैं कैसे सॉल्व करूं, अब ये तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब अलग अलग टाइप की चीजें एक साथ आ जाएं, जैसे लेफ्ट साइड में अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जबकि राइट साइड में अपने पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जब ये आ जाए तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम अलग अलग टाइप के फंक्शन, इसमें फिर ग्राफ बनाना पड़ता है। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, तो एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ कैसा हुआ, -1 से ग्राफ नीचे चला जाएगा ऐसे, ये ग्राफ हो गया अपना टी स्क्वायर -1 का। और 2 की पावर टी का ग्राफ तो तुम्हें पता ही होगा, 2 की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब हमें तो 0 और 3 के बीच में देखना है, अब ये वैल्यू 3 है, वैल्यू रख के देख लो तुम, तो देखो 3 रखोगे ना तो ये वैल्यू जो थी अपने पास 2 की पावर टी कितना हो जाएगा, देखो 3 रखने से, ये 3 रखने से कितना आ रहा है 8, और ये भी 3 रखने से कितना आ रहा है 8, तो 3 पे दोनों मैच हो रहे हैं, यानी ये दोनों वैल्यू 3 रखने से अपनी जो है ना 8 आ रही है। अब 8 वैल्यू अपनी 3 रखने से अगर आ रही है यानी कि इसका आंसर हो गया 3, और हमें इसके बाद तो देखना भी नहीं है, हमें सिर्फ 0 से 3 में ये यहाँ पे काट रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है 0 से 3 के बीच में आंसर देखना है। तो 0 से 3 के बीच में ये ट्रू हो गया किसके लिए, t=3 के लिए, है ना, काट तो यहां भी रहे हैं ये, पर हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, हमें t की वैल्यू क्या लेनी है, सिर्फ 0 से 3 के बीच में ही लेनी है, ना 3 के बाद देखना है काटेंगे कि नहीं, ना 3 से पहले 0 से पहले देखना है। तो यानी कि यहां से अपने पास टेन थीटा की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 आ गई, तो यहां से अपने पास टेन थीटा की वैल्यू +- √3 आ गई। अब तुम्हें पता है कि माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि थीटा तुम्हारा 0 से 60 के बीच में दिया है, तो 0 से 60 में माइनस तो ले नहीं सकते, तो टेन थीटा को तुम्हें क्या लेना पड़ेगा +√3, जो कि कितने एंगल पे आएगा 60 डिग्री पे, तो यानी हमारा आंसर हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री बाय 3, 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं पाई, तो आंसर क्या हो गया हमारा π/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अपने पास एक नया कंसेप्ट आया है कि एलिमिनेट कैसे करते हैं एंगल, है ना, दो इक्वेशन दी हो, इसको ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट चीज है ये, एलिमिनेट कैसे करते हैं एंगल। तो देखो एलिमिनेट करने का एक ही तरीका होता है, अगर एलिमिनेट कभी भी करना हो ना, तो थीटा को एलिमिनेट करना हो तो एक ही बात होती है, एक ही तरीका होता है, यूज आइडेंटिटी इन थीटा। अब आइडेंटिटी कौन सी, आइडेंटिटी कोई भी हो सकती है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं, इसमें मैं यूज करने वाला हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को स्क्वेयरिंग एडिंग कर दूंगा, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास, इसकी स्क्वेयरिंग की तो अपने पास क्या आ गया a² आ गया, और सेकंड इक्वेशन है इसकी स्क्वेयरिंग की तो अपने पास क्या आ गया b² आ गया। ठीक, तो क्या बात हो गई, मतलब स्क्वेयरिंग एडिंग से भी हो सकता है। अब स्क्वेयरिंग एडिंग से क्या होगा, देखो 4 sin स्क्वायर प्लस 9 cos स्क्वायर प्लस 12 sin cos, और क्या आ गया 9 sin स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर माइनस 12 sin cos इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक, यानी कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग से। अब थीटा कैसे हटाया जाए, देखो यहां से, अब एक इसमें ये मिस्टेक है थोड़ी, यहां पर 2 sin -3 cos आएगा, है ना, ये थोड़ी सी एरर है, तो इसको हम सही कर लेते हैं एरर को, क्वेश्चन में एरर है। तो यहां पर अपने पास अगर 2 sin और 3 cos होगा तो यहां पे अपने पास 4 sin स्क्वायर, नहीं एक मिनट रुको, नहीं सॉरी, ठीक है, सॉरी ठीक है, एरर नहीं है, ठीक है,
तो देखो 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी क्या हो गया 1। और देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये जो रिलेशन हमारे पास आ गया ये हमारा आंसर है। क्यों आंसर है, कि हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया, थीटा को हटा दिया। कैसे हटाया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग से। अब देखो स्क्वेयरिंग एडिंग क्यों की, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो स्क्वेयरिंग एडिंग से ही बनता है। अब अगले क्वेश्चन में देखो सेकंड tan है, और हमने कोई आइडेंटिटी यूज करनी होती है ना। हमने आइडेंटिटी क्या यूज की थी यहाँ पे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। अब अगले क्वेश्चन में देखो साइन कॉस तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी है सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। आइडेंटिटी यूज करने से थीटा हटता है, पर ये तो फिर स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हमें सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर चाहिए। तो माइनस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट। तो ऐसा करते हैं, मैं सेकंड जो 11th क्वेश्चन है इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करने वाला हूं। यानी कि 2 सेकेंड प्लस 3 tan की मैं स्क्वेयरिंग करूंगा, और इसमें से मैं क्या करूंगा, 3 सेकेंड प्लस 2 tan को सब्ट्रैक्ट। स्क्वेयरिंग सब्ट्रैक्टिंग से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा थीटा। कैसे, देखो देखो ये क्या बना, 4 सेकेंड स्क्वायर प्लस 9 tan स्क्वायर और 12 सेकेंड tan। अब 12 सेकेंड tan तो यहां भी आएगा, तो वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां से बनेगा 9 सेकेंड स्क्वायर और 4 tan स्क्वायर, बाकी तो कैंसिल हो गया, सेकेंड इंटू tan तो कैंसिल हो गया। अब देखो ये 4 के साथ क्या आ गया, सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जो कि 1 होता है, और यहाँ -9 के साथ क्या आ गया, सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जो कि 1 होता है। तो यानी यहां से हमें क्या रिलेशन मिल गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -5। तो यानी कि हमने थीटा को हटा दिया ना। तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने थीटा कैसे हटाया, स्क्वेयरिंग एडिंग से। सेकंड में कैसे हटाया, स्क्वेयरिंग सब्ट्रैक्टिंग से। अब एक क्वेश्चन लास्ट और करने वाले हैं हम, इसमें भी हमें थीटा हटाना है ना। कैसे हटाना है थीटा, भी हमें tan a चाहिए, यानी हमें b को हटाना है। अब इसमें मैं कैसे हटाऊंगा, है ना, हमें क्या करना है, एलिमिनेट b। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होता है, एलिमिनेट करने के लिए हमें करना होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। हमें आइडेंटिटी को यूज करना होता है, इस बात को ध्यान रखना। जो एंगल हटाना है ना उसकी आइडेंटिटी ले लो। जैसे देखो यहाँ पे भी मैंने इस आइडेंटिटी को यूज किया बेसिकली, तभी थीटा हटा। इसमें मैंने यहाँ इसको यूज किया तभी थीटा हटा, है ना। थीटा की आइडेंटिटी यूज की तो थीटा हट गया। इसमें हमें बी हटाना है तो बी की आइडेंटिटी यूज कर लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो उससे बी हट जाएगा, तो हमें tan a की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब कैसे करें, देखो इसको। अब देखो यहाँ से साइन बी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से देखो, यहाँ से साइन बी की वैल्यू निकालो। यहाँ से साइन बी की वैल्यू आ रही है 2 sin a बाय √3। और यहां से देखो cos b की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, cos b की वैल्यू यहां से अपने पास आ गई 2 cos a बाय √5 का होल स्क्वायर बराबर 1। यानी कि क्या आ गया अपने पास, 4 sin स्क्वायर a बाय 3 प्लस 4 cos स्क्वायर a बाय 5 इक्वल टू 1। अब यहां से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वहां से tan निकल जाएगा, और सीधा tan भी निकल जाएगा ऐसे तो डायरेक्टली। अब तुम इसको क्या करो कि इसको cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर। फिर cos स्क्वायर से डिवाइड भी तो कर सकते हो ना, डिवाइड बाय cos स्क्वायर a कर दो। तो cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 बाय cos स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 4 5 20 a स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, देखो 20t प्लस 12 इक्वल टू 15 प्लस 15t, यानी कि 5t इक्वल टू 3, यानी कि t इक्वल टू 3/5, यानी tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। क्लियर। सो दिस कंप्लीट्स द लेक्चर 1। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस allied angles. Thanks all, keep watching, subscribe to the channel and share the videos.